हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स की इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में हम जिस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे वो है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को वणिकवाद, व्यापारवाद अलग अलग नामों से पुकारा गया है। वाणिज्यवाद, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें व्यापार और वाणिज्य को प्रमुखता दी गई। अब यदि ये कोई हमसे पूछे कि वाणिज्यवाद का जन्म कब हुआ, तो H.L. हेने महोदय जो हैं उनके हिसाब से 16वीं सदी से 18वीं सदी के बीच वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। एलेक्जेंडर ग्रे जो हैं उनका मानना है कि इसका प्रारंभ 14वीं सदी के अंत या 15वीं सदी के मध्य हुआ। लेकिन वाणिज्यवाद के जन्म के संबंध में कोई एक निश्चित मत नहीं है। अधिकांश विचारक या इतिहासकार इसका जन्म मध्य युग के पश्चात, जब आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया और यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन हो गए, लोगों में शिक्षा का प्रचार हुआ, चर्च और ये जो धार्मिक अंधविश्वास थे, पोप द्वारा जो एक धार्मिक वो बना लिया गया था, उन सब का धीरे धीरे जब अंत होने लगा, धार्मिक आंदोलनों के विरुद्ध प्रोटेस्टेंटवाद मुखर होने लगा, तब क्या हुआ कि उन्होंने व्यापार और वाणिज्य के विषय में यूरोपवासी सोचने लगे। साथ ही साथ यूरोपवासी पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, जो कि 13वीं सदी के मध्य से प्रारंभ होकर 16वीं सदी तक चला, जिसे कि पुनर्जागरण, जिसे रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अब धर्म के स्थान पर मानव को प्रमुखता दी जाने लगी। और जब मानव को प्रमुखता दी जाने लगी, वो विभिन्न लोगों, विभिन्न देशों के संपर्क में आए, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान हुआ। तब लोगों को ये लगने लगा कि अब चर्च या धर्म के स्थान पर व्यापार को प्रमुखता दी जाए, आर्थिक दृष्टि से अपने देश को समृद्ध बनाया जाए। व्यक्ति की एक स्वतंत्र चिंतन जब व्यक्ति करने लगा, तो वो अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने लगा। तो हम ये कहें कि 14वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में, तो एक तरह से इसका प्रारंभ अगर हम देखें तो 14वीं 15वीं शताब्दी से वो प्रारंभ होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे इसका एक सतत विकास हुआ और धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ, तो उन्होंने वाणिज्यवाद को प्रमुखता दी। जब यूरोप में पोप का साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, और क्योंकि जो पोप थे या सामंत कृषि को प्रमुखता देते थे, तो ऐसी स्थिति में व्यापार और वाणिज्य उतना उन्नत नहीं था और व्यापार और वाणिज्य को वो बढ़ावा भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों में राजनीतिक आर्थिक चेतना आई, तो व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अब हम यदि वाणिज्यवाद के अर्थ की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इसका प्रथम बार उल्लेख किया। उसके पश्चात 1883 और 1884 में जर्मन अर्थशास्त्रियों ने और अन्य लोगों ने भी वाणिज्यवाद और व्यापारवाद के विषय में अपने विचार रखे। अब व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद कहलाने लगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब
पोप का प्रभाव कम होने लगा। पोप के प्रभाव कम होने के साथ साथ क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्य जो थे वो उदय होने लगे, और राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने के साथ साथ राजा को प्रमुखता दी जाने लगी। अब जब राजा किसी राष्ट्र का सर्वे सर्वा हो गया तो वो उस राष्ट्र के को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए वो इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि जिस देश में सोने और चांदी का अतुलित भंडार होगा वही देश जो है वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से समृद्ध होगा। साथ ही अगर हम वाणिज्यवाद के उद्देश्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, अपने राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से अपने राष्ट्र का आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाना। आर्थिक प्रभुत्व कब बढ़ेगा, उस समय ये मान्यता थी कि आर्थिक प्रभुत्व तभी बढ़ेगा जबकि देश के पास बहुमूल्य संपत्ति, जो कि वो सोना और चांदी को मानते थे कि सोना और चांदी जितना अधिक मात्रा में होगा वो राष्ट्र उतना ही सबल और उतना ही समृद्ध होगा। साथ ही साथ वाणिज्यवाद के को बढ़ावा देने के लिए उनकी एक ये भी नीति थी कि हम निर्यात तो अधिक से अधिक करें लेकिन आयात कम से कम होना चाहिए। जब निर्यात अधिक होगा और आयात कम होगा अन्य देशों के साथ, तो क्या होगा कि उस व्यापार का जो अंतर है उससे स्वर्ण मुद्रा या चांदी की मुद्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ विदेशी माल की खरीद को वो लोग निरुत्साहित करने लगे, और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क लगाया कि सीमा शुल्क को अधिक बढ़ा दिया जाए। जब सीमा शुल्क अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि लोग अपने देश में बनी चीजों को, जो कि सस्ते मूल्य पर उन्हें उपलब्ध हो जाएंगी, उन चीजों को खरीदने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और जब उन चीजों को खरीदेंगे तो उससे क्या है, व्यापार और वाणिज्य जो है वो उन्नतिशील होगा, स्वदेशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह की अपने राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, और उस समय उनकी मान्यता यही थी कि देश समृद्ध तभी होगा जबकि देश के पास सोना और चांदी जो है वो बहुमूल्य संपदा अपरिमित मात्रा में होगी। अब हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं वाणिज्यवाद के उदय के कारण, कि वाणिज्यवाद के उदय के कारण में कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि सहायक सिद्ध हुई। सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण, कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मनुष्य में बौद्धिक चेतना और साथ ही साथ चिंतनशीलता का विकास हुआ। मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा। सामंतवादी प्रवृत्तियां जो थी या धार्मिक रूढ़िवाद जो था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सामंत जो थे वो किस चीज को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो कृषि को प्रोत्साहित कर रहे थे और उस पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अब मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा, और जब मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी चिंतनशीलता से इन सब बातों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी, और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। वो क्योंकि एक सांसारिक जीवन जीना चाहते थे, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप और साथ ही साथ ये जो भौगोलिक खोजें थी, भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ कि अब जैसे वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के जरिए रास्ता खोजता हुआ भारत आ पहुंचा। कोलंबस जो है वो अमेरिका की उन्होंने खोज की। इसी तरह अब उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, और साथ ही साथ इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और तत्पश्चात जो अन्य यूरोपियन छोटे छोटे देश थे, जिनमें की इटली, जर्मनी, हालांकि जर्मनी इस दिशा में काफी थोड़ी बाद में आया, लेकिन इन लोगों ने इटली ने तो पूर्वी क्षेत्रों का विकास पहले ही कर लिया था।
तो इन सब के परिणाम स्वरूप ये जो भौगोलिक खोजें हुई, इन्होंने भी उसे वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही थी तो पूर्व में तो जनसंख्या कम थी, लोग आत्मनिर्भर थे, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था या लघु और छोटे उद्योग वो घर में ही स्थापित कर लेते थे और उनके आधार पर ही उनकी जीविका निर्वाह हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, रहन सहन का स्तर बढ़ने लगा, तब कृषि का स्थान किसने ले लिया? उद्योगों ने ले लिया। और औद्योगिक इकाइयां यूरोप में विशेष रूप से इंग्लैंड और अन्य जो देश थे उनमें स्थापित होने लगी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अब जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, लोगों में परचेज करने की पावर, क्रय करने की शक्ति का विकास हुआ। और इस शक्ति के विकास के साथ ही क्या हुआ कि यदि हम ये कहें कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसने वाणिज्यवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब धर्म सुधार आंदोलन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रारंभ में जब यूरोप में धर्म की प्रमुखता थी, धर्म ही सर्वोपरि माना जाता था। चर्च और पोप को अपरिमित अधिकार थे कि चाहे वो राजा का उत्तराधिकार का प्रश्न हो, चाहे विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे चर्च की भूमि संबंधी मामले हो, चाहे न्यायालय हो, हर एक में पोप सर्वशक्तिशाली था। लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें कि मार्टिन लूथर किंग और अन्य जो जॉन हस वगैरह ने जिसमें विशेष भूमिका निभाई, पोप की सर्वोच्चता की वो लोग आलोचना करने लगे, बाइबल को, हालांकि उन्होंने हमेशा बाइबल के सिद्धांतों का पालन करने के लोगों को बात कही। तो ये धर्म सुधार आंदोलन और उसके परिणाम स्वरूप जो प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म हुआ, उन्होंने क्योंकि चर्च के समय में व्यक्ति का व्यापार करना, व्यापार के लिए ऋण लेना या अपनी संपत्ति को ब्याज पर देना, ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अब आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने लगे, लोगों का रुझान धर्म के स्थान पर अब अर्थवाद की तरफ, वाणिज्यवाद की तरफ हो गया। फिर राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। अब जो चीजें थी उसमें कि राजाओं का राज्याभिषेक किया जाने लगा, राजाओं को जो पहले पोप को अधिकार प्राप्त थे वो धीरे धीरे राजाओं को प्राप्त होने लगे। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजाओं की शक्तियों का उल्लेख किया। राजा धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और राजा ये मानने लगे कि किसी भी राज्य का विकास तभी होगा जबकि वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए क्या आवश्यक है कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए। तो राजनीतिक विचारों में जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, वो भी वाणिज्यवाद के उदय में सहायक सिद्ध हुए। साथ ही साथ कि आर्थिक परिस्थितियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कैसे निभाई कि पूर्व में तो व्यापार वाणिज्य की तरफ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। धीरे और जो व्यक्ति चीजों का की खरीद करते थे, उसके लिए वस्तु विनिमय जो था वो मुख्य साधन थी। लेकिन धीरे धीरे वस्तु विनिमय के उस स्थान पर मुद्रा का प्रचलन होने लगा। मुद्रा का प्रचलन होने से कि इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने भी मुद्राओं का प्रचलन किया, नई मुद्राएं ढाली गई। और जब ये मुद्रा अस्तित्व में आ गई तो अब लेन देन का माध्यम ये
मुद्राएं बन गई और इन मुद्राओं के चलन में आने के परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद को और अधिक विकसित होने का अवसर मिला। साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। अब सामंतवाद का पतन हो गया, राष्ट्रीय राज्य निरंतर उन्नति की ओर बढ़ने लगे और जर्मन आक्रांता पश्चिम यूरोप में स्थायी रूप से बस गए और वो स्थानीय लोगों से काफी हिल मिल गए। अब जब वो स्थानीय लोगों से हिल मिल गए तो उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या है, राष्ट्रीयता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं प्रगति हुई और साथ ही साथ कि राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने लगे और फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, उनमें राष्ट्रीय राज्य लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को ये लगने लगा कि जब वो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं तो उन्हें वो उन्नति उस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे उनका राष्ट्र जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना और उनके विकास ने भी वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्यम वर्ग का उदय। अब मध्यम वर्ग का जो उदय है उसे हम ये कहें कि उसने वाणिज्यवाद के विकास में या वाणिज्यवाद के विकास ने मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये दो एक दूसरे के पर्याय ही माने जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो सामंत थे वो कृषि को प्रोत्साहित कर रहे थे, पोप जो थे वो धर्म को प्रोत्साहित कर रहे थे। अब मध्यम वर्ग जब आया, मध्यम वर्ग ने क्या करा कि उसने धीरे धीरे उसके पास जो पूंजी थी उसे उद्योगों में लगाना प्रारंभ कर दिया। उनके पास बुद्धि भी थी, विवेक था और साथ में पूंजी भी थी। तो ये जब तीनों चीजें एक साथ मिल गईं तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य जो है वो विकसित होने लगा और मध्यम वर्ग से अर्जित औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यापारिक निपुणता जो थी उसने वाणिज्यवाद के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। तो ये था वाणिज्यवाद के उदय के कारण, उद्देश्य और वाणिज्यवाद का अर्थ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसके कंटिन्यूएशन में ही होगा। थैंक यू।